चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना, और इसकी शुरुआत हमने कर ली है। इसमें दो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, एक विद्युत धारा और दूसरा धारा घनत्व। विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, इसका CGS मात्रक, उसके बाद में धारा घनत्व है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। लेकिन सर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जिस किसी राशि के साथ में दिशा का ज्ञान होता है तो वो तो सदिश राशियाँ होती हैं, फिर विद्युत धारा अदिश क्यों है? हम जब कभी भी कोई परिपथ का चित्र बनाएंगे उसमें भी उसकी दिशा बताएंगे, कहीं पर भी लिखेंगे तब भी उसके साथ उसकी दिशा बताएंगे, फिर वो अदिश राशि क्यों है? ये प्रश्न आप लोगों से कई जगह पूछा जा सकता है। हालांकि बोर्ड पेपर में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि वो अदिश क्यों है, समझ में आ रहा है? केवल इतना पूछा जाएगा कि विद्युत धारा है वो कैसी राशि है, तो आपको लिखना होता है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। आज अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। आप पहले हेडिंग लगा लें। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास में अपना प्रश्न है कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्यों, इसका कारण जानना है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं कि विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, लेकिन क्यों है अदिश राशि? चलो एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी है, छोटे कक्षाओं में आपने पढ़ी है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आपने 10 न्यूटन का बल लगाया इस तरफ, और आपने इस बॉक्स के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया आपने इस तरफ, ठीक है? और इन दोनों के ऊपर बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री कोण पे लग रहे हैं? 90 डिग्री के ऊपर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बॉक्स के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, कुल बल कितना है? तो क्या आप ये कहेंगे कि सर 10 न्यूटन का बल तो ये है और 5 न्यूटन का ये है, टोटल 15 न्यूटन का हो गया? ऐसा नहीं कह सकते अपन। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों का जब अपन योग करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर F1 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर, F1 F2 और उसके ऊपर इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपन सर थीटा की जगह तो 90 डिग्री रखेंगे, F1 की जगह 10 रखेंगे, F2 की जगह 5 रखेंगे और पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो वो आपके पास एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ऐसा का ऐसा सिचुएशन आपसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई ये एक वायर है, सुनना ध्यान से, ये एक कोई वायर है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा, परिणामी बल F, उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? cos थीटा की जगह 90 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा कॉन्सेप्ट तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास, चलो अपन लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो गया सर 100 और ये 5 हो गया 25, सर रूट में 125 लिख दें। ऐसा ही होता है क्या? चलो रूट 125 लिख देते हैं अपन, कोई बात नहीं, अंडर रूट 125 इसका आंसर लिख देते हैं। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स किस तरफ लगेगा, उस बल की दिशा क्या है? ये जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप सोच के बताओ मेरे को यार, ये जो बॉक्स रखा है, एक लड़का इधर खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये बॉक्स किधर जाएगा? सर ये ना तो एग्जैक्टली इस तरफ जाएगा और ना एग्जैक्टली इस तरफ जाएगा, इन दोनों के बीच में किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा उसका सॉल्यूशन करने का अलग फॉर्मूला है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अंडर रूट 125 न्यूटन का बल लगेगा इधर, ठीक है? तो ये हो गया सदिश राशियों का योग। एग्जैक्टली इन दोनों सदिश राशियों का जो रिजल्ट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसके अलावा और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इधर की तरफ नहीं जाएगा, ये जाएगा क्या? ना इधर की तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि सर यहाँ पे इधर 10 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है
आप यहाँ पे कह देते हैं कि सर इधर 5 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है, तो मेरे को ये बताओ करंट आ कहाँ से रहा है? जब तक करंट आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? ये ठीक वही सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई एक चेंबर बना हुआ है, वहां पे पीछे से एक नाले में पानी आ रहा है और आगे आपने उसके 3-4 नाले निकाल रखे हैं, तो पीछे से आने वाला पानी जब आएगा तभी तो आगे बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब तक करंट इसके अंदर की तरफ नहीं आएगा तब तक बाहर कहां से जाएगा? तो आपके दिमाग में इतना जरूर है कि सर इसके अंदर कहीं ना कहीं से करंट आ रहा है। वो आने वाला करंट वो इधर से भी हो सकता है, वो आने वाला करंट इधर से भी आ सकता है। आपको एक वायर जोड़ना है, यहाँ पे आने का मतलब कोई ऐसे चल के थोड़ी आएगा, एक वायर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस वायर को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे घुमा भी सकते हो किधर भी डायरेक्शन में। लेकिन कितना करंट आएगा? सर 10 तो ये निकल रहा था, 5 ये निकल रहा था, टोटल 15 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो आएगा भी 15 एम्पियर करंट। वो 15 एम्पियर का करंट किधर से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, यहां पे आपने कहीं सदिशों का योग किया क्या? कोई सदिशों का योग नहीं किया। क्या किया? सीधा बीजगणितीय योग कर लिया। इसलिए विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। तो इसका यदि आपको स्टेटमेंट लिखना पड़े, आंसर लिखना पड़े, तो आप लिख सकते हैं। क्या ये कहानी आप इसके नीचे लिख लेना, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लें, आंसर लिख लें। चलो लिखो, इसका उत्तर लिखो। लिखो, चूंकि विद्युत धारा सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम, कक्षा 11 में पढ़ा था आप लोगों ने, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम याद नहीं है? सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है आता है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अपना अगला टॉपिक है ओम का नियम। इस नियम को आपने कक्षा 10 की विज्ञान के अंदर भी पढ़ा है और कक्षा 12 में भी पढ़ना है। हालांकि पिछले साल सिलेबस में जब सिलेबस कम किया गया था 30%, उस समय इसको हटा दिया गया था। बहुत आसान है, जब तक फिजिक्स पढ़ेगी आपके सिलेबस में फिजिक्स रहेगी तब तक आपको ये नियम है वो अच्छे से याद रहना चाहिए। क्या कहता है ओम का नियम, कहाँ लागू होता है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओम का नियम लगाया कहाँ जाता है। ओम का नियम क्या कहता है वो अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन लगाया कहाँ जाता है सुने। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध लगा रखा है। प्रतिरोध का मतलब समझते हो क्या? प्रतिरोध का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एक बल्ब है और यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, कुंजी। आप लोगों ने कुंजी ऐसे लगाई होगी ना, पढ़ी है क्या विद्युत परिपथ के अंदर? आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बल्ब लगा रखा है, ये आपके पास एक बैटरी है और ये कुंजी है। ये एक छोटा सा विद्युत का परिपथ हो गया, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बड़ा सिरा है और ये छोटा सिरा, ये क्या बताते हैं, तो जो कम लेवल के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर बड़ा सिरा प्लस है और छोटा सिरा माइनस है। लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट और सुपीरियर बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि सर ये जो बड़ा सिरा है ये उच्च विभव को बता रहा है। प्लस का मतलब उच्च विभव, जहां धनावेश होगा वहां उच्च विभव होगा और जहां ऋणावेश होगा वहां निम्न विभव होगा। तो एक ही प्रश्न के दो आंसर हैं, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन दोनों आंसरों को देख करके पता किया जा सकता है कि आप लोगों का लेवल क्या है। ठीक है, तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो प्लस लगा हुआ है या ये जो लंबा सिरा लगा हुआ है दैट इज हाई पोटेंशियल, उच्च विभव का सिरा है, और ये दूसरा क्या है, निम्न विभव का सिरा। अब आप क्या करेंगे, आप इस स्विच को जोड़ेंगे, यहाँ पे K लिख देता हूँ, ये मैं बैटरी, इस बैटरी का विभवांतर कितना है वो मैं V लगा देता हूँ।
जैसे ही आप स्विच जोड़ेंगे इस परिपथ के अंदर क्या प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, वो इस बल्ब से होकर के चलेगी। बल्ब है वो कितना हीट, कितनी ऊष्मा, कितना प्रकाश देता है वो अगले टॉपिक में अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा। ये बात किसने देखी, ये ओम ने देखी। इसने क्या किया, सर धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं। विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में। और ये जो बैटरी है ये कितना वोल्टेज दे रही है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ेंगे। समांतर क्रम जानते हो क्या, दोनों का एक सिरा एक पॉइंट पर और दोनों का दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर, बीच में कुंजी है, कुंजी का कोई विशेष इश्यू नहीं है, आप कुंजी हटा देंगे तो करंट कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हमेशा वोल्टमीटर और एमीटर इन दोनों के ऊपर भी प्लस और माइनस लगा होता है। आप कौन सा सिरा प्लस से जोड़ोगे, कौन सा सिरा माइनस से जोड़ोगे, वो आपका डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर। ध्यान से सुनना, वोल्टमीटर के ऊपर जो प्लस लगा हुआ है वो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, जो माइनस लगा हुआ है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। सर एमीटर का क्या करें, एमीटर का सिंपल सी कहानी है यार, देख लो ये वाला सिरा कहाँ जुड़ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जब कभी भी परिपथ के अंदर आप वोल्टमीटर और एमीटर बनाएंगे 100% आपको उसके साथ प्लस माइनस लिखना होगा। अगर आप प्लस माइनस नहीं लिखते हैं इसका मतलब आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो ओम ने क्या देखा, ओम ने एक ऐसा परिपथ चित्र बनाया, एक ऐसा सर्किट जोड़ा, और सर्किट जोड़ने के बाद में जैसे जैसे वोल्टेज का मान इस परिपथ में बढ़ाया तो ओम ने देखा कि यार इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ रहा है। क्या कारण है कि इसमें धारा का मान बढ़ रहा है, वो सब बाद के फैक्टर है, लेकिन पहले अपने को वोल्टेज और धारा के बीच में संबंध निकालना है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया गया वैसे वैसे धारा का मान बदलता गया। पहले दिन उसने ये प्रयोग किया, वोल्टेज कितना बढ़ाया, धारा कितनी आई, लिख ली उसने। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक विशेष पॉइंट पे लेके जा रहा हूं तुम्हें। पहले दिन उसने लिखा, रिजल्ट लिख लिया, अगले दिन उसने रिजल्ट किया। संयोग से दूसरे दिन बारिश हुई थी। क्या हुआ था, बरसात हुई थी। पहले दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, दूसरे दिन बरसात की वजह से ठंड हो गई। तो ओम ने देखा कि यार जो कल रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट आज सेम नहीं है, आज उसके रिजल्ट बदल गए, आज उसके रिजल्ट बदल गए। तो उसने देखा कि जरूर इस रिजल्ट के ऊपर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। किसका, तापमान का, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब अपन विश्लेषण के अंदर बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना कंफर्म करो कि टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे दिन ओम ने क्या किया कि उसके किसी छोटे बच्चे ने उसका ये वायर काट दिया यहां पे घर पे। तो ओम ने दूसरा सर्किट जोड़ा तो उसके पास एक बड़ा वायर पड़ा हुआ था। क्या था, बड़ा तार पड़ा हुआ था। उसने वो बड़ा तार जोड़ दिया। बड़ा तार जोड़ करके फिर उसने जब प्रयोग किया तो उसने देखा कि यार आज फिर रिजल्ट बदल गए। तब ओम ने अपने नियम के साथ में जो मुख्य बातें जोड़ी उनको लिखना बहुत जरूरी है कि जब आप ये प्रयोग करेंगे तो भौतिक स्थितियां नहीं बदलनी चाहिए। भौतिक स्थितियों का मतलब तार की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, वायुमंडल का जो दाब है वो नहीं बदलना चाहिए। और ऐसा नहीं है पहले दिन आपने एल्यूमिनियम का वायर लिया, अगले दिन आप कॉपर का वायर ले रहे हो। भौतिक स्थितियां नहीं बदलने का मतलब क्या है, चालक तार की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। फिर अगर आप ये प्रयोग बार बार करेंगे तो आपके रिजल्ट सेम आएंगे। क्या रिजल्ट आएंगे उसकी बात करते हैं। तो ओम कहता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ेगा। इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा या फिर अपने नोट्स के अंदर भी उपलब्ध है, नोट्स की पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे परिपथ में धारा का मान भी बढ़ेगा। अब दूसरा इश्यू,
ये जो स्टेटमेंट है वो दो तरह से लिखा जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर यहाँ पे इस क्लास में आपको ये नियम समझ में नहीं आता है तो आपको दुनिया में कहीं समझ में नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बात समझना मेरी। दूसरा इश्यू क्या कहता है, कई किताबों में ये दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है। कैसे कि सर यहाँ पे आप एक तार का टुकड़ा ले लीजिए इतना बड़ा, और इसके अंदर बहने वाली धारा, और इस चालक तार के सिरों के ऊपर आप एक वोल्टमीटर लगा दीजिए, यानी इस तार के सिरों पर कितना विभवांतर है, इस तार के सिरों पर कितना विभवांतर है। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे आप इस परिपथ के अंदर धारा का मान बढ़ाएंगे, इस वोल्टमीटर के अंदर भी रिजल्ट बढ़ेगा। दो चीजें हैं, आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो परिपथ में बहने वाली धारा बढ़ेगी। आपके हाथ में कंट्रोल करने योग्य चीज क्या है, वोल्टेज। क्या योग्य है, किसको कंट्रोल कर सकते हो आप, वोल्टेज को। परिणाम स्वरूप क्या बदलेगा, धारा बदलेगी। दूसरे तरीके से अगर अपन इस नियम को लिखें तो आप एक चालक तार का कोई टुकड़ा ले लीजिए, उसको परिपथ के अंदर जोड़ दीजिए, और आप कैसे भी करके धारा का मान बढ़ाओ। अब भाई धारा का मान कैसे बढ़ेगा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेगा, ऐसे को फूंक देने से थोड़ी बढ़ेगा, धारा बढ़ गई। वोल्टेज का मान अपने को बढ़ाना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे धारा बढ़ेगी, अब आप वोल्टमीटर जो है वो बैटरी के सिरों पे ना जोड़ के इस तार के इस टुकड़ों के किनारों पे जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर भी बढ़ेगा। तो दो तरीके से इस नियम को लिखा जा सकता है। तो V समानुपाती आई, V समानुपाती, मैं फिर 1000 बार कह रहा हूं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। ओम ने कहा भाई साहब समानुपाती का चिन्ह हटाओ और इसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दो R, और जो नया आदमी आता है उसका परिचय हमें करवाना होता है, जहां ये जो R है वो चालक तार का क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है। अब हमें तो R की वैल्यू चाहिए सर, ओम का नियम तो हो गया, V समानुपाती I और V बराबर RI, नियम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको नया इशू क्या मिल गया, सर R के बारे में हमें डिटेल से बताओ। तो इसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में अपन अगले टॉपिक में सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए ओम का नियम पढ़ना सफिशिएंट है। जैसा हमने टॉपिक डाला है कि ये ओम का नियम है, ये जो R आया है इसके बारे में अपन अगले अलग टॉपिक में सेपरेट रूप से अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ओम के नियम के अंदर कक्षा 10 के अंदर क्या पूछा जाता है, ये परिपथ चित्र बनवा लिया जाता है। कक्षा 12 के अंदर ये कोई विशेष इश्यू नहीं है, कक्षा 12 में ये भी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। कक्षा 10 में V बराबर RI में यानी कितनी चीजें हो गई, V RI, 3 चीजें हो गई, 3 में से कोई 2 चीजें दे करके और तीसरी आपसे पूछी जाती थी। बट 12th क्लास में ये सब नहीं आएगा। तो 12th क्लास में क्या आएगा, बात करते हैं कि ये जो ओम का नियम है ये सभी परिपथों में लागू नहीं होता है। सबसे बड़ा इश्यू, ओम का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। तो हम 2 स्थितियां बना लेते हैं, कौन कौन सी सर, एक स्थिति ऐसी जहां पे ओम का नियम लागू होता है और एक वो स्थिति जहां पे ओम का नियम लागू। अच्छा, ओम का नियम लागू होने का अर्थ क्या है, ओम का नियम लागू हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का नियम लागू हो रहा है। और अगर वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान एग्जैक्टली वैसे नहीं बढ़ रहा है, अगर आप V और I के बीच में सर ग्राफ खींचें, x एक्स के ऊपर अपन वोल्टेज ले लेते हैं, विभवांतर ले लेते हैं, y एक्स के ऊपर अपन करंट ले लेते हैं, दोनों के बीच में जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम कह देंगे कि ओम के नियम का पालन हो रहा है। और अगर ये लाइन नहीं आ रही है, ऐसी एग्जैक्टली सीधी लाइन नहीं आ रही है, तो अपन क्या कहते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो जो 2 तरह की युक्तियों में अपन इसे डिवाइड करते हैं, पहला है ओमीय युक्तियां, बोलो ओमीय युक्तियां। नंबर 2 अनओमीय युक्तियां। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर हमें इसकी परिभाषा लिखना नहीं आता, बोलो कौन लिख पाएगा कौन नहीं लिख पाएगा। ओम ये युक्तियां किसे कहते हैं, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं।
अनोमीय युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। क्लियर? ओम के नियम का पालन कौन करता है? ओम के नियम का पालन कौन करता है? ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा एग्जैक्टली ये डीसी और एसी क्या है, सब अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे तब आएगा। डीसी विद्युत परिपथ में तार, अगर आप कोई डीसी विद्युत परिपथ ले रखा है, उसके अंदर कोई भी एक चालक तार है, वो आपके ओम के नियम का पालन करेगा। लेकिन एग्जाम्पल, टॉर्च का जो बल्ब होता है, टॉर्च में जो बल्ब होता है, उसके लिए अगर आप V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कैसा उपकरण हो गया, कैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया? ओमीय या अनोमीय? अनोमीय। डायोड, सर ये क्या होता है? सब 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे अब। डायोड, इसका भी जब आप V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। उसके बाद में ट्रांजिस्टर, इसके लिए भी V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो वो कैसी युक्तियां? अनोमीय युक्तियां और ओमीय युक्तियां। तो अब आपका टोटल प्रश्न इतना ही बड़ा बनता है। ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखिए, ओम के नियम के ऊपर V और I के बीच में ग्राफ खींचिए। ओमीय युक्तियां किसे कहते हैं, अनओमीय युक्तियां किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल लिखिए। बस ओम का नियम इतना सा है, उतारो।